डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जो लास्ट पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और पिछले दो पार्ट में हमने जो जैसे पिछले सेकंड पार्ट में जो केल्विन साइकिल डिस्कस किया था, तो उसमें इनपुट और आउटपुट देखा था, कितनी एनर्जी, कितने एटीपी यूज किए जा रहे हैं, कितने एनएडीपी यूज किए हैं। तो उसी सीरीज में है ये C4 पाथवे रहेगा आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हम C3 और C4 के बीच में जो ये अलग अलग पाथवे, इनके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। और लास्ट में फोटोसिंथेसिस, एक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस है, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस को कुछ प्रभावित करने वाले फैक्टर भी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है, तो वो भी देखेंगे। तो C4 पाथवे से स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ऑफ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स अडेप्टेड टू हैव द C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में हमने क्या देखा था कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट है। और ये पाथवे है किन प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में हो। ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं? जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर लाइन जाती है, और इक्वेटर लाइन के आसपास का जो एरिया होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है, भूमध्य रेखा जिसमें बीच में जाती है, तो वो एरिया ट्रॉपिकल रीजन होता है, जिसमें टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा रहता है, रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप का पाथवे लिए होते हैं, C4 पाथवे जिसको बोलते हैं। दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। जैसे बताया है, भूमध्य रेखा पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो तीव्रता है, चमक है, वो भी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। तो टोलरेट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्लांट हैं वो अडेप्टेड होते हैं, अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को। टोलरेशन के मतलब सहन शक्ति बढ़ जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर को भी वो सहन कर सकते हैं। लैक फोटो रेस्पिरेशन, एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हम इससे अगले वाला टॉपिक देखेंगे, वो उनके अंदर नहीं पाया जाता, हालांकि C3 के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, C3 पाथवे में, C3 प्लांट्स में। हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। तो ये फोटो रेस्पिरेशन एक नेगेटिव एक्सपेक्ट हम इसका देखेंगे। पॉजिटिव एक्सपेक्ट अभी तक इसका पता नहीं लगेगा कि ये प्रोसेस होती क्यों है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या है, CO2 रिलीज होती है। तो वहाँ पे जो प्लांट है वो CO2 रिलीज करते हैं। तो CO2 मतलब रिलीज हो रही है, तो कार्बन भी बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में बनने को देखने को मिलता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन एक गलत तरीके से, मतलब जो CO2 है उसको बाहर निकालती रहती है, और जिसकी वजह से जो बायोमास है उसको बढ़ने नहीं देती जहाँ पे ये पाई जाती है। लेकिन C4 के पास तो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस के एब्सेंट होने की वजह से जो बायोमास है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है C4 प्लांट में। C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, वो क्या है, इसमें फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है। यूज C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो इसके अंदर भी जो C3 पाथवे है वो आता है, कैल्विन साइकिल इसके अंदर भी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म C3 प्लांट्स इन स्पेशल टाइप ऑफ एनाटोमी। तो C3 से ये कैसे अलग होता है, क्योंकि इनके अंदर बंडल शीथ सेल पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो कि कवरिंग से गिरी होती हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो हमारे जाइलम और फिलोएम होते हैं वेस्कुलर बंडल जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके अराउंड लार्ज सेल पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सेल पाई जाती हैं, बंडल्स ऑफ C4 प्लांट्स। और वो किससे गिरी होती हैं, बंडल शीथ से, कवरिंग से गिरी होती हैं। क्रैंज एनाटोमी क्या होती है, लीव्स विच हैव सच एनाटोमी, जिसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इस तरीके से पाई जाती हैं कि वो जो वेस्कुलर बंडल के आसपास जो सेल हैं और सेल बंडल चीज से कवर होती हैं, तो उसको क्रैंज एनाटोमी बोला जाता है। और क्रैंज का मतलब होता है रेथ, एंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो किसको बताता है ये, कि सेल किस तरीके से रेंज है, जो ये पार्टिकुलर टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसी को क्रैंज एनाटोमी बोला जाता है। हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो खास बात है वो क्या पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट हैं वो ज़्यादा नंबर में पाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोमास है वो बन सकता है। थिक वॉल्स
जो मोटी परत होती है वो गैसियस एक्सचेंज के प्रति इम्परवियस होती है। वो गैस को मतलब किसी भी टाइप की गैस है O2 CO2 उसको अपने अंदर से एक्सचेंज नहीं होने देती, और इनमें ना कोई इंटरसेलुलर स्पेस है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है ये क्रेंज एनाटोमी, मेज में और सोरगम में। तो ये अलग अलग फसल हैं, अलग अलग प्लांट हैं, इनके अंदर पाया जाता है। तो इसको पिक से हम समझ सकते हैं। जैसे C3 साइकिल होता है कैल्विन साइकिल, तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल एक नाम लिख रखा है, लाके दिखा नहीं रखा। तो कैल्विन साइकिल तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये C4 के अंदर जो पाई जाने वाली एक बंडल शीथ सेल पाई जाती हैं, जो कि मोटी कवरिंग से अपने आप को सराउंड किए होती हैं। और इन सेल में क्या होता है, एक बंडल शीथ सेल का एक डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे। और जैसे ही प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 को पहली बार एक्सेप्ट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और उसको फिर किसके अंदर, मेलेनेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ATP के द्वारा। ATP एनर्जी का यूज करके उसको फिर किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, बंडल शीथ सेल के अंदर। और बंडल शीथ सेल में क्या किया जाता है, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये मैलेट या एस्पेरेट एसिड है, ये कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो CO2 इन्होंने एक्सेप्ट की थी उसको ये किसके अंदर भेज देते हैं, जो बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट है उसके पास। ये मीजोफिल है, नॉर्मल मीजोफिल होती है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। और ये बंडल शीथ सेल क्या करती हैं, CO2 जो यहाँ पे छोड़ा गया है उस CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखती हैं। और CO2 की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा रहेगी, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है केमिस्ट्री में, कि यदि रिएक्टेंट साइड में हम कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोडक्ट साइड भी बढ़ने की, जैसे CO2 और H2 और रिएक्टेंट साइड में है, और यदि उनकी मात्रा हम बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट साइड में जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो CO2 की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही ये स्पेशल क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे CO2 रहेगी उतनी ज़्यादा कैल्विन साइकिल है फास्ट फास्ट रन करेगा, और उतनी ज़्यादा जो सुक्रोज है, स्टार्च है, वो बनेंगे। और उसके बाद जैसे ही ये CO2 को छोड़ के बाहर चले जाते हैं वापस 3 कार्बन मॉलिक्यूल PEP बनता है। और ये PEP क्या करता है फिर आगे, जैसे कार्बन को एक्सेप्ट करता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये साइकिल एक ऊपर रन करता है और एक साइकिल नीचे रन करता है। तो यहाँ पे देखो CO2 को तो अंदर तो एक्सेप्ट वही करता है, PGA है जो वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बाहर एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो एक मॉलिक्यूल्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो साइकिल पुराने वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा साइकिल है, उसका काम क्या रहेगा, अंदर वाले साइकिल में CO2 की मात्रा को बढ़ा के रखना, बस यही इसका रोल होता है। तो इसमें मैकेनिज्म कैसे काम करता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसमें क्या फिनोल पाइरुवेट PEP जो हमने देखा है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होएगा, जो एक्सेप्ट करेगा पहले, प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल विच लैक RUBP CO। रुबिस्को इंजाइम है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। जैसे हमने RUBP है जो वो एक्सेप्ट करता है C3 के अंदर, लेकिन यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं होता, जिसकी वजह से PEP एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, जिस और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और जैसे उसने CO2 एक्सेप्ट की तो 4 कार्बन होगी, और 4 कार्बन होते ही वो PE, जो यहाँ पे इंजाइम काम करता है, जो PEP को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है, वो PEP जो होता है, या फिर PEP कार्बोक्सिलेज भी उसको बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन करवाता है वो। C4 एसिड जो ऑक्जेलो एसिड बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद, इज फॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है फ्रॉम फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड, और ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, जो जिसको फिर बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनर्जी के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही इसकी मात्रा ज़्यादा होती है CO2 की, और CO2 की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मतलब इनकी मात्रा को वहाँ पे ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है, जिसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमने ATP वहाँ पे देखी थी। तो 4 कार्बन कंपाउंड है जो ये बने हैं मैलिक एसिड और एस्पेरिक एसिड, इनको बंडल शीथ सेल में भेजा जाता है, विच आर रिच इन रुबिस्को, जहाँ पे रुबिस्को बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे PEP केज है जो मीजोफिल सेल में पाया जाता है, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है बंडल शीथ सेल में। These C4 acid are broken down to release CO2 and A3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो C4 एसिड है, जो ये मैलिक एसिड और एस्पेरिक एसिड है, वो टूट जाता है और उसमें से CO2 रिलीज हो जाती है, और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, और ये
3 कार्बन मॉलिक्यूल को वापस फिर मेसोफिल सेल में ले जाया जाता है। और जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है वो बंडल शीथ सेल के अंदर C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर लेती है। और जो हमने वो साइकिल देखा था पिछले पार्ट में, वो साइकिल यहाँ पे भी ऐसे ही रन होता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बना है उसको ट्रांसपोर्ट बैक टू द मेसोफिल सेल, तो उसको मेसोफिल सेल में वापस भेज दिया जाता है और जहाँ पे उसका फिर PEP के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे जो ऊपर वाला साइकिल है जो मेसोफिल से बंडल शीथ सेल में चल रहा है, और एक बंडल शीथ सेल के अंदर ही एक साइकिल चलता है, वो कैल्विन साइकिल है। ये दोनों साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद तो हम ये देख सकते हैं वो पहले वाली स्ट्रक्चर उसी का एडवांस है थोड़ा सा। तो इसमें क्या रहता है कि जो स्टार्ट यहाँ से करते हैं मेसोफिल सेल में, तो मेसोफिल सेल में बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई जा रही है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड है जो आई है फॉस्फोपिनोल पाइरुवेट PEP होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो उसको जो PEP है वो CO2 को लेके क्या बना लेता है ऑक्जेलो एसिटेट या फिर एसिटिक एसिड OAA, और इसको NADPH की मदद से मैलेट के अंदर बदला जाता है मैलिक एसिड के अंदर, और इसी मैलेट या मैलिक एसिड के अंदर या फिर एस्पार्टिक एसिड को फिर किसके अंदर बंडल शीथ सेल के अंदर भेजा जाता है। और ये बंडल शीथ सेल के साथ कनेक्शन किसका रहता है, ये जो डैश मेटल कनेक्शन रहते हैं इसमें, और इनके जरिए ये एंटर कर लेता है वैसे। और उसके बाद ये जो मैलेट है ये क्या करेगा, यहाँ पे CO2 को छोड़ देता है जो कि कैल्विन साइकिल में एंटर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है। और यहाँ पे भी एक NADP है, NADP पॉजिटिव, वो NADPH बनाता है। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है जब CO2 को छोड़ता है ये, जब CO2 को लेता है उस टाइम पे ऑर्गेनिक फास्फोरेट मतलब यहाँ पे ATP यूज की जाती है। उसके बाद जो ये पाइरुवेट बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसको किसके अंदर भेज दिया जाता है वापस मेसोफिल सेल के अंदर, और ये पाइरुवेट क्या करता है फिर ATP के द्वारा इसको PEP के अंदर फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर अटैच कर दिया जाता है, और वो किसके लिए रेडी होता है फिर किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये साइकिल इस तरीके से रिपीट होता है, इसी को क्या बोलते हैं H-SLAC पाथवे। तो ये साइंटिस्टों ने दिया था ये H और स्लैक नहीं, तो इसलिए इनको H-SLAC पाथवे भी बोलते हैं। उसके बाद है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का होना, उसी को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिएक्शन वेयर द RUBP कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA कैटालाइज्ड बाय रूबिस्को। ये हमने देखा है कि जहाँ पे RUBP है वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो एक RUBP रूबिस्को एंजाइम है वो वहाँ पे रिएक्शन को मतलब रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये रूबिस्को एंजाइम ही पाया जाता है। एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2। तो जो एक्टिव साइट होती है इसकी रूबिस्को एंजाइम की, वो CO2 को भी एक्सेप्ट कर सकती है और O2 को भी। तो रूबिस्को हैज ए much greater affinity for CO2 when CO2 O2 रेशियो इज इक्वल नियरली इक्वल। जब वातावरण में CO2 और O2 दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो रूबिस्को एंजाइम है वो ज़्यादा CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है। एफिनिटी का मतलब है वो अटैच कर सकता है ज़्यादा CO2 को। बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, तो ये बाइंडिंग कम्पिटिटिव होती है, मतलब यदि O2 चिपक जाता है वहाँ पे वो CO2 को नहीं चिपकने देगा, और CO2 आ गया तो वो O2 को वहाँ पे अटैच नहीं होने देता है। तो जिसकी वजह से विच ऑफ टू विल ब्लाइंड टू द एंजाइम। तो इसमें क्या रहता है कि ये डिटरमाइन करता है कि किसको ज़्यादा जो एंजाइम के पास अटैच होना है, इसी के ऊपर मेन जो फोटोसिंथेसिस है उसका रोल प्ले किया जाता है। इन C3 प्लांट सम O2 डज नॉट बाइंड टू रूबिस्को डिक्रीजिंग CO2 फिक्सेशन डज बाइंड। हाँ, तो जो C3 प्लांट है उनके अंदर रूबिस्को है वो बिल्कुल प्लांट सरफेस पे पाया जाता है, वहाँ पे कोई बंडल शीट टाइप की सेल नहीं पाई जाती जो कि गैसियस को इम्प्रीवियस कर दे कि वहाँ पे O2 ना एंटर कर पाए। तो मीजोफिल सेल में पाया जाता है रूबिस्को, जिसकी वजह से मीजोफिल सेल में तो O2 भी होती है और साथ में O2 भी आ जाती है, और O2 वो है वो रूबिस्को एंजाइम के साथ जब अटैच हो जाती है तो CO2 फिक्सेशन है, मतलब CO2 को अटैच करना वहाँ पे जो रूबिस्को है वो कम कर देता है। और फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, तो इसके अंदर कैसे ये पाथवे होता है तो हम देखेंगे। RUBP इंस्टीड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, जैसे हमने देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस के अंदर बायोसिंथेटिक फेज होता है तो उसमें जो RUBP है CO2 के साथ अटैच होकर वो क्या बना रहा था, PGA के मॉलिक्यूल बना रहा था, 2 मॉलिक्यूल। लेकिन अब ये किसके साथ बाइंड कर गया, O2 के साथ, तो फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड
फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन, मतलब ये मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइसरेट के ही ये मॉलिक्यूल बनाता है। और जो फॉस्फोग्लाइसरेट है नेदर सिंथेसाइज ऑफ शुगर, तो ये ना तो कोई शुगर सिंथेसिस करता ना कोई एटीपी की सिंथेसिस करता है। और रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, और ये एटीपी को यूज करके और CO2 को बाहर निकाल देता है ये जो मॉलिक्यूल होता है। तो ना तो कोई ये शुगर पैदा कर रहा है ना कोई इसने एटीपी, उल्टा ये एटीपी को यूज ही कर रहा है। और साथ में कोई O2 जो ऑक्सीजन गैस है फोटोसिंथेसिस में निकलती है उसको भी ये नहीं रिलीज करता, उल्टा ये CO2 को रिलीज करता है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट नोन। तो जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इसका फोटो रेस्पिरेशन का वो अभी तक वैसे जाना नहीं गया है। इसका नुकसान ही हम यहाँ पे देख सकते हैं मेनली। और जो यहाँ पे एंड एक जैसे मॉलिक्यूल है ना, ये एंड वाला जो पोर्शन है जो फॉस्फोग्लिसरेट है 2 कार्बन, ये अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे जो PDF आपको मिलेगा उसमें ये ठीक करके भी दे दिया जाएगा। उसके बाद है डज नॉट अकर इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन। तो जो ये फोटो रेस्पिरेशन है ये C4 प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्यू टू मैकेनिज्म दैट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट, जो रूबिस्को होता है वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम कौन करती हैं? बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ सेल क्या होती हैं? इम्प्रीवियस होती हैं। और CO2 को भी वहाँ पे किससे लेके आया जाता है? एक 4 कार्बन मोलिक्यूल मैलेट या फिर एस्पार्टेट या फिर एस्पार्टिक एसिड के द्वारा लेके आया जाता है, जो कि केवल CO2 को ही लेके आता है, ना कि कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ पे आने की कोई संभावना ही नहीं रहती। जिसकी वजह से वहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो बढ़ा के रखी जाती है रूबिस्को के आसपास में। और रूबिस्को के आसपास में CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो क्या करेगा फिर? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही करेगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसी को एक्सेप्ट करेगा और मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है उसकी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स आर बेटर इन दीज प्लांट, जिसकी वजह से यदि ये ज़्यादा CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, ज़्यादा ज़्यादा शुगर है वो बनाएगा। और सो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर, और इनकी एक खास बात भी होती है C4 प्लांट्स की, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो रूबिस्को एंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेशन करवाता है, आगे जो शुगर बनाता है, वो अंदर प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल के अंदर वाली साइड में, तो टेम्परेचर का भी कम इफेक्ट होता है। तो यहाँ से हम फोटो रेस्पिरेशन है और कैल्विन साइकिल है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये जो रूबिस्को एंजाइम है, यहाँ पे तो O2 को रिलीज किया जाता है, तो एक दूसरे के अपोजिट हम समझ सकते हैं इसको। जो कैल्विन साइकिल है वो अपोजिट चलता है, मतलब उसके अंदर तो RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है जब इसमें O2 को एक्सेप्ट करेगा। और रूबिस्को एंजाइम के अंदर ये दोनों एक्टिविटी होती हैं, इसको इसलिए इसको रूबिस्को मतलब कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दोनों बोला जाता है। और ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेल्पफुल है, रेड कलर क्या बता रहा है ये डेंजर सिग्नल है कि इसका कोई यूज नहीं होता। तो इसके अंदर क्या मिलेगा? 2P ग्लाइकोलेट या फिर 3P ग्लिसरेट ये मॉलिक्यूल बनते हैं। 3P ग्लिसरेट जैसे हमने देखा है ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होकर क्या कर लेता है? ये अमोनिया और CO2 को बाहर छोड़ता है। और सीरीन एक अलग मॉलिक्यूल बनता है, फिर ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट से 3PG मॉलिक्यूल बनता है, और 3PG से ही फिर क्या बनता है? RUBP रीजनरेट होता है। और जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें ATP की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि एक साथ में तो CO2 को बाहर निकाला जा रहा है और साथ में ATP को यूज भी किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी जो ग्लूकोज है वो नहीं बन रहा है, कोई भी शुगर नहीं बन रही है यहाँ पे, जबकि ट्रायोज फॉस्फेट में एक जो आगे जो क्या करता है शुगर का मॉलिक्यूल है वो यहीं से निकलता है। तो RUBP की दोनों एक्टिविटी हैं और ज़्यादातर कोशिश की जाती है प्लांट के द्वारा कि फोटो रेस्पिरेशन से बचा जाए। उसके बाद है हम डिफरेंस पढ़ते हैं। एक टेबल दे रखी है NCERT में, ये फील्ड टेबल है, NCERT में ब्लैंक दे रखा है बीच में। तो उसको कंपैरिजन करते हैं C4 प्लांट को और C3 प्लांट पहले दे रखा है, C4 प्लांट बाद में दे रखा है। हालांकि यहाँ पे कुछ जो लेटर हैं साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिंट बनाने की, फिर भी ये कुछ कमियां इसमें रह ही गई हैं। सेल टाइप इन विच द, फिर भी जो बोल रहा हूँ मैं उसको समझने की कोशिश करना। सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस, तो कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? C3 में तो मेसोफिल में होता है, जबकि C4 में बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर,
जो शुरुआती कार्बोक्सिलेशन है, शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिसीव करता है? दोनों केस में मीजोफिल ही करता है। बंडल शीथ सेल तो दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के अंदर जाता है। हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? तो लीफ के पास कितने प्रकार की सेल होती हैं जो कि CO2 को फिक्स करती हैं? यहाँ पे तो एक ही प्रकार की हैं, क्योंकि मीजोफिल में सारी एक्टिविटी होगी, जबकि यहाँ पे दो प्रकार की सेल होती हैं, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो C3 है उसके अंदर तो RUPP होता है, जबकि इसके अंदर PEP होता है। PEP हमने देखा है मीजोफिल सेल में पाया जाता है C4 प्लांट्स के अंदर, और वहाँ पे जो PEP ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो बंडल शीथ सेल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और RUP वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो RUP को थोड़ा सा अंदर रखा जाता है प्लांट्स के, मेन बात ये है C4 प्लांट्स में। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है उसके पास कितने, जैसे RUPP में कितनी कार्बन है? 5, और PEP में हमने कितनी देखी हैं? 3 है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल के बेस पे ही ये कार्बन नंबर पूछ रखा है। उसके बाद है विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? तो जो C3 है उनके अंदर क्या बनता है? PGA, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 PGA के, जबकि यहाँ पे OAA इन्हीं के नाम पे नाम पड़ता है इसका। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अगला क्वेश्चन भी यही है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं इसमें? प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट में इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, इसी के बेस पे नाम पड़े हुए हैं। विच सेल इज द प्लांट हैव रूबिस्को? रूबिस्को कौन सी सेल रखती हैं? C3 में मीजोफिल रखती हैं, इसमें बंडल सी सेल में पाया जाता है रूबिस्को। उसके बाद आगे जो यहाँ टेबल है, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशन। यदि लाइट कंडीशन हाई है तो उस केस में जो C3 है उनके अंदर मीडियम रहता है, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर हाई रेट पाया जाता है CO2 फिक्सेशन का, क्योंकि ये टेम्परेचर के प्रति टॉलरेबल होते हैं। वेदर द फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी? लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या फोटो रेस्पिरेशन होती है? क्या फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल पाई जाती है C3 में, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल न के बराबर ही होती है, वैसे ही न के बराबर होती है फोटो रेस्पिरेशन। तो आगे के जितने पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के, वो नेग्लिजिबल पाई जाएगी किसके अंदर? C4 में, क्योंकि उसमें तो होती नहीं है, चांसेस ही बहुत कम होते हैं, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए तो स्पेशल टाइप का पाथवे यूज करते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी है उसमें नेग्लिजिबल है, हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन है वो हाई मिलेगी, और फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2। अब CO2 कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जब लो है तो हाई होती है CO2 कंसंट्रेशन, यदि कम है तो उस टाइम पे जो फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है वो ज़्यादा रहेगी, और जब हाई CO2 कंसंट्रेशन है उस टाइम पे जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नेग्लिजिबल होती है। अब ये लो कंसंट्रेशन पे हाई क्यों हो रही है? ये समझने वाली बात ये है कि जैसे फोटो रेस्पिरेशन क्या रिलीज करती है? CO2, और CO2 रिलीज करेगी, बाहर एनवायरनमेंट में बोल रहे हैं CO2 कम है, अंदर से ये रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, क्योंकि यदि बाहर कोई भी चीज़ कम है और वो उसी प्रोसेस को करने के लिए वो चीज़ बनी है जो CO2 को ही रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में CO2 है वो रिलीज कर सकता है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा जब CO2 की कंसंट्रेशन कम है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑप्टिमम, मतलब ये काम करने के लिए ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकते हैं, ये 30 से 40 डिग्री पे ही काम कर पाएंगे, क्योंकि इससे तो वैसे ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इनके हाई टॉलरेंस लेवल इनकी होती है। एग्जाम्पल हैं C3 के वीट और राइस होते हैं, गेहूं और चावल के जो प्लांट हैं, और जबकि मेज है, शुगर केन है, सोरगम है, ये C4 प्लांट में आते हैं। तो ये टेबल है NCERT की, वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। तो एक टेबुलेट फॉर्म में हम जो डिफरेंसेस हैं वो देख सकते हैं C4 एंड C3 प्लांट्स के अंदर। जैसे C3 प्लांट है, सबसे पहला पॉइंट है CO2 फिक्सेशन टेक प्लेस इन मीजोफिल सेल, जो कि पिछली टेबल में हमने देखा है मीजोफिल सेल में होता है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल में रहता है। CO2 एक्सेप्टर क्या है? इसमें RUBP है, जबकि इसमें PEP भी है और RUBP भी है। PEP मीजोफिल सेल में, इसमें RUP बंडल शीथ सेल में है। फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? 3 कार्बन का है PGA, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है, और इसमें 4 कार्बन का है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्रैंज एनाटोमी इसमें नहीं पाई जाती, क्रैंज एनाटोमी स्पेशली C4 के अंदर ही पाई जाती हैं। ग्रैनम इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, जो ग्रैनम है वो मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं, इसमें ग्रैनम मीजोफिल में भी पाए जाते हैं और साथ में, लेकिन बंडल शीथ सेल में एब्सेंट होते हैं। हाँ, ग्रैनम है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं,
वो ग्रैनम केवल मीजोफिल वाले क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, बंडल शीत वाले में एब्सेंट होते हैं। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे डाइमॉर्फिक का मतलब दो फॉर्म पाई जाती हैं। एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट जो ग्रैनम प्रेजेंट लिए हुए है वो मीजोफिल में पाया जाएगा, और जिसके अंदर ग्रैनम एब्सेंट है वो दूसरे टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो बंडल शीत सेल में पाया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो 20 से 25 डिग्री पे काम करते हैं ये ज़्यादा अच्छे से, ये 30 से 45 या 40 तक काम करते हैं। फिक्सेशन ऑफ CO2 एट 50 ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब एक कंसंट्रेशन है जो फिक्सेशन ऑफ CO2 की वो 50 पार्ट पर मिलियन के ऊपर काम करते हैं ये, जबकि ये 10 ppm के ऊपर काम करते हैं, मतलब ये हाइयर CO2 कंसंट्रेशन की इनको ज़रूरत होती है, इनको कम की। लेस एफिशिएंट ड्यू टू हाइयर फोटो रेस्पिरेशन, मतलब जो प्रोसेस है कई बार कम एफिशिएंट हो जाती है, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती है, किसकी वजह से, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। यहाँ पे तो फोटो रेस्पिरेशन है ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोसेस अच्छी तरीके से काम करती रहती है। RUP का कार्बोक्सिलेज इंजाइम नीड फॉर फिक्सेशन, इसमें RUP की जरूरत पड़ती है, इसमें RUP की तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ में PEP कार्बोक्सिलेज की जरूरत पड़ती है, PPK भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे 18 ATP के मोलिक्यूल यूज होते हैं, जैसे हमने C3 साइकिल में देखा है, यहाँ पे 18 तो यूज होंगे ही, साथ में जो एक साइकिल ऊपर रन होता है मीजोफिल सेल के अंदर, उसके अंदर 2 ATP पर साइकिल में एक्स्ट्रा यूज होते हैं, तो 6 साइकिल चलते हैं, तो जिसके अंदर 12 ATP के मॉलिक्यूल वो यूज होंगे, 18 वो पहले से यूज हो रहे हैं बंडल सी सेल में, तो 30 ATP यूज किए जाते हैं यहाँ पे। एफिशिएंट एट लो CO2, तो ये लो CO2 पे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, क्योंकि हाई CO2 में टॉक्सिसिटी कंडीशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जबकि ये हाइयर CO2 के अंदर अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं पैडी वेट, हमने पिछली टेबल में देखा है, पोटैटो और सोन अलग एग्जाम्पल हो जाते हैं, बाकी जो शुगर केन मेज सोरगम और अमरथस और बहुत सारे एग्जाम्पल किसके हैं, C4 प्लांट के हैं। उसके बाद हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर है वो देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें अलग अलग फैक्टर पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस रेट डिटरमाइन यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट, फोटोसिंथेसिस जी वो प्रोसेस है जिससे पैदावार है वो डिटरमाइन की जाती है, पैदावार कम होएगी ज़्यादा होएगी वो फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर के द्वारा ये प्रभावित होती है, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो प्लांट के होते हैं, प्लांट के अंदर की स्ट्रक्चर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। प्लांट फैक्टर में क्या किया जाता है, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, पत्ते के अंदर ही होती है मेनली प्रोसेस, तो पत्ते कितने नंबर में प्रेजेंट है, साइज कैसा है पत्ते का, एज उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, ओरिएंटेशन उसकी दिशा कैसी है, सनलाइट की तरफ है या नहीं है, तो बड़ा डिपेंड करता है। जबकि जो मीजोफिल सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस को बड़ा प्रभावित करती हैं। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन का मतलब है कि CO2 की कंसंट्रेशन कितनी बना के रखी गई है, जैसे C4 प्लांट में ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन बना के रखी जाएगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जितना ज़्यादा प्रेजेंट होएगा उतना ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और साथ में ये जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करती है। प्रीडिपोजिशन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन इसके पास DNA लिए हुए हैं उसी टाइप की ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसी टाइप के लीव से प्रोड्यूस कर सकता है जो इसके पेरेंट्स से इसके पास इंफॉर्मेशन आई है प्लांट के पास। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या जाता है, सनलाइट कितनी अवेलेबल है, कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना है, CO2 कंसंट्रेशन कितनी है, वाटर कितनी है, तो यही फैक्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे। All these factor will simultaneously affect its rate. One factor is major cause or is वन दैट लिमिट्स रेट, तो इन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को, और उसी को लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था लिमिटिंग फैक्टर का, तो उसके अंदर क्या है, इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जब एक केमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे हमने बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं ऊपर देखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द रेट विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो वही फैक्टर इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक सिंगल फैक्टर की फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बिल्कुल मिनिमल होती है, जिसकी मात्रा एनवायरनमेंट में कम प्रेजेंट होती है, उसी को लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। इज फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, और जब उसकी क्वांटिटी को कम किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, ज़्यादा या कम किया जाता है, तो वही फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल है, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है। तो
For example, despite presence of green leaf and optimal light, CO2 condition temperature may be a limiting factor। यदि प्लांट के पास अच्छा खासा जो ग्रीन लीफ है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल भी अच्छी प्रेजेंट है और साथ में लाइट भी प्रचुर मात्रा में है और CO2 भी अच्छी खासी कंडीशन है CO2 की भी, तो वहाँ पे हो सकता है जो टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करे। टेम्परेचर यदि कम है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो बहुत सारे एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। अलग अलग फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट को जर्नली एक जर्नल डायग्राम दिया गया जिसमें ऑक्सीजन रिमूव करता है प्लांट, CO2 को एक्सेप्ट करता है, सनलाइट को भी एक्सेप्ट करता है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल को शो करता है, वाटर कहाँ से रूट से लेके आता है ये। तो अलग अलग फैक्टर हैं ये। जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक साइड में दे रखी है, एक साइड में लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे शुरुआत में तो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी यदि हम थोड़ी थोड़ी बढ़ाने की शुरुआत करें तो शुरुआत में तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो एक कांस्टेंट लेवल तक चला जाता है। लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एक ऑप्टिमम लेवल पे ही वो काम करता है। उसकी एक रेंज होती है टेम्परेचर की, ना तो उसको हम बिल्कुल 0 डिग्री पे काम करवा सकते, फोटोसिंथेसिस करवा सकते, ना फिर बहुत ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे। तो एक ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि एंजाइम होते हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं, और टेम्परेचर को यदि कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो वो एंजाइम हायर टेम्परेचर पे तो डैमेज ही हो जाते हैं, काम करने लायक ही नहीं रहेंगे। लेकिन यदि उनका टेम्परेचर कम कर दें प्लांट का तो उसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता हुआ दिख रहा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जिसके बारे में हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, लाइट। Light quality, light intensity, and duration of exposure to the light affect the photosynthesis। लाइट क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब है लाइट में उस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है या नहीं है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवा सके, उसको क्वालिटी में बोला जाता है। उसके बाद लाइट क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसकी चमक कितनी है, कितनी ज़्यादा वो रेडिएशंस आ रही हैं, तो उसको हम लाइट इंटेंसिटी बोलेंगे। और ड्यूरेशन का मतलब है कितने टाइम तक लाइट है वो प्लांट के ऊपर गिर रही है। एक्सपोजर ऑफ लाइट मतलब ये अलग अलग फैक्टर हैं लाइट के ही जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, नॉर्मल बिल्कुल लो इंटेंसिटी का मतलब है जब चमक नॉर्मल सी रहती है, जैसे सुबह सुबह जो सनराइज होता है और जो इवनिंग का टाइम होता है जिस टाइम पे चमक ज़्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया है कि जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, मतलब बड़ा फास्ट ढंग से फोटोसिंथेसिस है वो होती है। एट हाइयर लाइट इंटेंसिटी, जब ज़्यादा चमक हो जाती है जैसे गर्मियों में या सर्दियों में ज़्यादा सूरज चमकता है कभी, तो उस केस में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये फैक्टर उस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, लाइट इंटेंसिटी यदि ज़्यादा हो रही है। लाइट सैचुरेशन अक्कर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। जैसे फुल सनलाइट होती है बिल्कुल अच्छे ढंग से जब सूरज निकल रहा होता है, तो उसके केवल 10% में ही जो प्लांट है वो लाइट सैचुरेशन में पहुंच जाता है, मतलब और लाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब फोटोसिंथेसिस को रोक लेता है। 10% से कम लाइट में ही वो फोटोसिंथेसिस है वो रख सकता है। जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है जब सनराइज ठीक ढंग से, मतलब सनराइज हो रहा होता है और सनसेट के टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस हाइयर देखने को मिलती है प्लांट्स में। लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन सेड और ए, मतलब लिमिटिंग फैक्टर का तो बहुत कम काम करता है, क्योंकि सनराइज तो नॉर्मली मतलब जो सन है वो तो लगभग निकलता ही है और लाइट तो भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि छायादार जगह पे रहते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही गहरे जंगल होते हैं, तो वहाँ पे लाइट है बड़ी मुश्किल से नीचे के पोर्शन सरफेस को टच करती है। और कुछ प्लांट जो बिल्कुल बड़े प्लांट्स के नीचे उग रहे होते हैं तो उनके पास लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट काज्ड ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड ए डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। इंसिडेंट लाइट का एक लिमिट से एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ना क्या कर लेता है, क्लोरोफिल्स को या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को बचाना शुरू कर लेते हैं फिर, और जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है उसमें डिक्रीजिंग लेवल है वो देखने को मिलेगा।
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, CO2 की मात्रा कितनी है एनवायरनमेंट में। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्यों? क्योंकि जो CO2 की कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है एनवायरनमेंट में, 0.03 से लेकर 0.04% ही है, जिसकी वजह से C3 प्लांट्स में तो ये लिमिटिंग फैक्टर का ही काम करता है, क्योंकि C3 में तो डायरेक्ट जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो डायरेक्ट CO2 को असेप्ट करता है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में वो पहले ही कम है, तो जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा CO2 से ज़्यादा है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन काज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। तो यदि 0.03 से 0.05 तक हम बढ़ाते हैं तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़ाते ही जाएं तो CO2 फिक्सेशन रेट या फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। इससे यदि ज़्यादा करते हैं तो जिससे क्या होएगा, डैमेजिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। ज़्यादा लंबी यदि ज़्यादा CO2 दी जाती है प्लांट्स को, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है प्लांट के अंदर। C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। जो C3 और C4 प्लांट है, जैसे हमने टेबल में भी देखा था, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग ढंग से इफेक्ट होता है। जैसे एट लो लाइट कंडीशन, जब लाइट कंडीशंस कम होती हैं, लाइट इंटेंसिटी कम है, तो नीदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2 कंडीशन। जब लाइट ही कम है तो फोटोसिंथेसिस ही कम होगी, उस केस में तो CO2 बाद का फैक्टर आ जाता है, उसकी मात्रा कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। पहले केस है लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी पे तो दोनों के दोनों जो प्लांट है वो एक जैसा ही रिस्पॉन्ड शो करते हैं, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो C3 भी और C4 भी, क्योंकि ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फोटो सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादा काम करेंगे, और जिसकी वजह से CO2 को तो बाद में एक्सेप्ट किया जाता है, पहले तो NADP और ATP बनाया जाता है। C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, मतलब ये एक यूनिट है जिसके अंदर कंसंट्रेशन को मापा जाता है, CO2 की कंसंट्रेशन को। तो ये इतनी कंसंट्रेशन के ऊपर जो C4 प्लांट है वो सैचुरेशन शो कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो इस लेवल पे शो कर सकते हैं वो, मतलब कम कंसंट्रेशन है। जबकि C3 प्लांट को सैचुरेशन के लिए, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोलीटर का मतलब है CO2 की मात्रा को दिखा रहा है, पर लीटर का मतलब है एयर के अंदर, मतलब 1 लीटर एयर के अंदर जो 450 माइक्रोलीटर क्या होनी चाहिए, CO2 होनी चाहिए। तो उसमें ही जो C3 प्लांट है वो अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, सैचुरेशन है वो कर पाएंगे, और जबकि C4 प्लांट को कम CO2 है उसमें भी वो काम चला लेते हैं। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाइयर CO2 कंसंट्रेशन। तो C3 प्लांट है वो हाइयर CO2 कंसंट्रेशन के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं, बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलेटिंग टू हाइयर प्रोडक्टिविटी। C3 प्लांट में जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है हमने 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, इनको क्या चाहिए होती है, इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर। जो C3 प्लांट होते हैं, जो ये कि टोमेटो या बेल पेपर टाइप के जो प्लांट हैं, उनमें जो हम ग्रीन हाउस यूज करते हैं, जो वो पॉलिथीन के पॉलीकल्चर में यूज किया जाता है, जिनके अंदर CO2 की मात्रा को बढ़ा के रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो की जाए। अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमोस्फियर दैट लीड टू हाइयर यील्ड। और इन ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, मतलब जो CO2 है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल पैक करके रखा जाता है कंटेनर को, जो बड़े बड़े एरिया में फैले होते हैं, और उसमें जो जैसे प्लांट रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं वैसे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन CO2 की अमाउंट को हम बाय आर्टिफिशियल मीन भी बढ़ा के रखते हैं ताकि जो C3 प्लांट हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार है वो देखने को मिले। उसके बाद है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। हालांकि जो डार्क रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो भी टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और एंजाइमेटिक होती हैं, एंजाइमेटिक का मतलब उसमें एंजाइम जो काम करते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन आल आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव बट इफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। जो लाइट रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती ज़रूर हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती टेम्परेचर से। लाइट की बात एक अलग है, लाइट लाइट और टेम्परेचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। कभी देखें भाई लाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम, कैसे बात कर रहा है ये, तो टेम्परेचर कम भी होएगा लेकिन लाइट अच्छी खासी है, तो उनके अंदर
इनका बहुत कम रोल है वो देखने को मिलेगा। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाइयर टेम्परेचर एंड शो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो अच्छे खासे अडेप्टेड होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में बने ही अडेप्टेशन ही उनके अंदर इसकी वजह से होता है। तो वो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। C3 प्लांट है वे मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो C3 प्लांट है जैसे हमने देखा था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। तो इनका लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम का मतलब है वो टेम्परेचर रेंज जिसके अंदर ये अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द हैबिटेट। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो प्लांट के हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो किस रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट है वही हाइयर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सनलाइट है वो सीधी गिरती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा और उनका जो एडेप्टेशन ऐसी बनी हुई है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। और जबकि जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट कौन सा होता है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो ठंड वगैरह ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ के जो प्लांट हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो लोअर होता है। उसके बाद है लास्ट फैक्टर वाटर। तो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखा था वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो वहाँ पर रिएक्टेंट का काम करता है। इफेक्ट ऑफ वाटर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पे तो डायरेक्ट इफेक्ट कम ही पड़ता है, पहले तो प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वाटर का, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वाटर स्ट्रेस काज, वाटर की यदि कमी हो जाती है पौधे के अंदर, वाटर का तनाव बोलते हैं जिसको, तो स्टोमेटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी। तो जैसे हमने देखा था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में वाटर का बड़ा रोल रहता है। वाटर यदि गार्ड सेल में फिल रहता है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे, और यदि वाटर है ही कम पौधे के पास तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से CO2 है अवेलेबिलिटी है उसको वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो हो ही नहीं पाएगा। आल्सो मेक्स लीव्स वाइल्ट रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। और जब पानी की कमी हो जाती है तो पत्ते मुरझा जाते हैं, और मुरझाने की वजह से जो सरफेस एरिया है किसका पत्ते का, जिसकी वजह से लाइट भी कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वाटर है वो अलग अलग ढंग से, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस पे, वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है, दूसरे फैक्टर्स को भी कम कर देता है।